दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब 2 हाथी लड़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर घास का होता है। मतलब एक तरफ है यूएस और एक तरफ चाइना। इनका जो आपस में कोल्ड वॉर और ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे इनका जो होना है वो तो होगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ रहा है, साथ ही जितने जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, मिडल इकोनॉमीज़ आप बोल सकते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है या फिर ब्राज़ील की इकोनॉमी है और जो इससे छोटे-छोटे देश हैं जो अभी बढ़ रहे हैं डेवलपिंग नेशंस के, उन पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। हम समझेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण है जिसके कारण उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा वह इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइना और यूएसए की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। ये है इंडिया। इंडिया के आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में तो आपको मिल जाएगा चाइना। अब चाइना इधर है तो हम देखते हैं कि यूएसए किधर है, उसके लिए हमें बड़ा दूर जाना पड़ता है। हम देखते हैं फिर इधर जाते हैं वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन को क्रॉस किए ये दिखते हैं हमें यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ब्राजील किधर है, तो आप ये इधर आ जाइए नीचे साइड पे। साउथ अमेरिका में आप आते हैं तो ये दिखता है आपको ब्राजील। ब्राज़ील के बाद हम देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका किधर है, तो बिल्कुल ये इधर, ठीक है? केप टाउन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है? अच्छा, मैंने ये सब क्यों दिखाया है? क्योंकि ये सब जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। 21st सेंचुरी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं गुज़री है। क्यों? क्योंकि सन 2000 के बाद चाइना को छोड़कर किसी भी देश ने ट्रेड वॉल्यूम के टर्म्स में या फिर ग्रोथ के टर्म्स में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की है। उसके क्या कारण है? उसके कई कारण थे। जैसे 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। ये क्या था? ये यूएस के जो हाउसिंग मार्केट है वो कोलैप्स कर गए थे। उनके कारण वहाँ के बैंक फिर कोलैप्स किए और धीरे-धीरे ये पूरे विश्व में मंदी के रूप में फैल गया। बड़ी मुश्किल से इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से सारी दुनिया निकली थी, इमर्जिंग मार्केट निकले थे कि उसके बाद आ गया कोरोना। कोरोना ने इमर्जिंग मार्केट की कमर तोड़ के रख दी। ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन इमर्जिंग मार्केट के सामने पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं आया था और उनके पास इतनी क्षमता भी नहीं थी कि इसे आसानी से निकल सके। इसमें यह देखा गया कि जितनी हाई इनकम इकोनॉमी थी, वह लो इनकम इकोनॉमी के कंपैरिजन में ज़्यादा फिस्कल रिस्पॉन्स दे पाई जीडीपी के टर्म्स में, जीडीपी के परसेंटेज में। मतलब ऐसा क्यों होता था? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के देश है, जैसे यूएसए है, तो मार्केट से उन्हें आसानी से पैसा मिल जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि जो अभी संकट के समय है, अगर आपका कहीं पैसा सुरक्षित रहेगा, तो वो कहाँ रहेगा? तो यूएसए जैसी गवर्नमेंट के पास, डेवलप्ड नेशंस के गवर्नमेंट के पास। तो वो उनको उधार देती थी, उनके बॉन्ड पेपर खरीदती थी। लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के पास यह लग्ज़री नहीं थी। इसीलिए जो अमीर या फिर हाई इनकम इकोनॉमीज़ थे, उन्होंने अपने जीडीपी के परसेंटेज में ज़्यादा अच्छा फिस्कल रिस्पॉन्स दिखाया। देखिए, इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि जो डेवलप्ड नेशंस थे या फिर हाई इनकम नेशंस थे, उन्होंने डेवलपिंग या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, उनके कंपैरिज़न में कोरोना को ज़्यादा अच्छा टैकल किया था इन टर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़ या फिर आपने जो जीडीपी के शेयर पे खर्चा कर रहे थे, उसके टर्म्स में। लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ने भी काफ़ी नए-नए कार्य किए। जैसे पहली बार डायरेक्ट इनकम जो सपोर्ट था, वो इस टाइम पे चालू हुआ। हमने देखा कि बैंक खातों में डायरेक्ट पैसे जाने लगे। कर्ज़ माफ़ी भारत में तो बहुत बार होती ही है, लेकिन कोरोना काल में खासकर विशेष रूप से किया गया। बहुत सारे कर्ज़ों को माफ़ किया गया और इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक थे, उनके द्वारा भी आपका एसेट्स परचेज़ किया गया। जितने भी पुराने इश्यू बॉन्ड पेपर थे, ये सारे थे और जिस भी प्रकार के एसेट थे, उनको वापस खरीदने की कोशिश की गई ताकि पब्लिक के पास पैसा जा सके। ये एक ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला गया है। इसमें आपको सीधा-सीधा देखने मिलेगा कि जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ है, वो लगभग एक टाइप का डाटा शो करिए। उनका जो कॉलम है, वो एक जैसा है कि उन्होंने अपनी जीडीपी के अगर आप शेयर पे देंगे तो 30% से के आस-पास के। जैसे आप देखिए, इटली सबसे ज़्यादा उसने 40% से ज़्यादा किया है, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। आप बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का तो कम नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो $36 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आप मान के चलिए उसका 30% मतलब उनकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है? अब वहाँ भारत को आप कंपैरिज़न करेंगे तो भारत यहाँ पे आपको दिखेगा इस साइड पे और फिर ये जो कॉलम है या फिर आप ये बोल सकते हैं जो भी, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होते जा रहा है। दोस्तों, हमने देखा कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कोरोना के इम्पैक्ट से धीरे-धीरे बाहर ही निकल रहे थे कि तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने आ जाता है। जी हाँ, ट्रम्प के रूप में। ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा दिए। अब वो टैरिफ हर एक मेजर इकोनॉमीज़ के ऊपर लगाते जा रहे हैं। ब्राज़ील और इंडिया के ऊपर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया 50%। ये दोनों मेजर ब्रिक्स कंट्री है, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं आप बोल सकते हैं। इनके ऊपर वो 50% का टैरिफ लगा दिए। साथ ही उन्होंने चाइना के ऊपर भी लगाया। आज से कुछ वर्षों पहले तक यूएसए महज़ 2 या 3% का इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाता था। लेकिन अभी आप एक कॉमन पैटर्न देखें, किसी भी देश के खिलाफ वह
कम से कम 18-20% का लगा रहा है और कुछ स्पेशल देश जैसे भारत पुराना दोस्त है इसलिए 50%, ब्राज़ील पे 50%, चाइना पे बीच में उसने तो लगभग 150% के आसपास लगा दिया था, तो वो लगा रहा है। ऐसा पिछली बार यूएसए ने 1930 में किया था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। अच्छा, देखने से ये लगता है कि यूएसए जो है वो अपनी मार्केट बचाना चाह रहा है, प्रोटेक्शनिज़्म चाह रहा है, ठीक है? तो क्या इमर्जिंग मार्केट्स जिनके जो मतलब आप बोल सकते हैं जिनकी जो घर की जनता है या उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है इतना कैपेबल नहीं है या फिर जो यूएसए या यूरोप या जो डेवलप्ड नेशन के मार्केट पे निर्भर करते हैं, उनके लिए चैलेंज आने वाला है। दोस्तों, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो मेन समस्या है वो ट्रम्प के टैरिफ नहीं है, बल्कि उससे बड़ी समस्या है कि ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद चाइना का शॉक होगा। चाइना जो 2017 में पहली बार ट्रम्प के टैरिफ को झेला था, उसके बाद से ही उसने डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दी अपने एक्सपोर्ट पे। मान लीजिए अभी ट्रम्प जो है चाइना के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं, तो चाइना क्या करने लगेगा, चाइना अपने जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफ़ाई करने लगेगा। थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देश जो ऑलरेडी चाइना के गुड्स से भरे पड़े हैं, चाइना के सामानों से भरे पड़े हैं, देशों को और भी समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि जब ट्रम्प जो है वो टैरिफ बढ़ाएँगे चाइना पर, तो चाइना डाइवर्सिफ़िकेशन करेगा अपने पूरे मार्केट का। चाइना क्या करेगा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी अपने पैर पसारेगा। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो पहले से एक्सपोर्ट मार्केट को खोज रही होंगी, वो भी अपने डाइवर्सिफ़िकेशन को करने के लिए, लेकिन उनकी जो होम मार्केट है, उस पे भी अटैक हो जाएगा चाइना के गुड्स के द्वारा। ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगा, खासकर इन छोटी-छोटी इकोनॉमी या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे भारत के लिए भी मैं बात करूँ, तो ये बड़ा ही कठिन होगा। चाइना के साथ ट्रेड भारत के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। इस बात पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आप ये समझ पाएँगे कि भारत और चाइना के ट्रेड में भारत के बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समस्या खत्म यहाँ पे इतनी है, तो नहीं, एक छोटी-सी समस्या या ये कहें एक बड़ी समस्या अभी बाकी है, वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, पहले क्या होता था कि ऑटोमेशन का ज़माना आया, तो जो ब्लू कॉलर जॉब्स थी मतलब जो आप मान वर्कर्स के काम थे, वो उन सब पे प्रेशर आने लग गया। लेकिन जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तब से व्हाइट कॉलर जॉब पे भी प्रेशर आ गया। भारत जैसे देश जहाँ पे यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ रोज़गार की ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ पे जॉब क्रिएशन और भी मुश्किल हो गया है। हमने 1990 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग की बस ऑलरेडी मिस कर दी है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया की क्रांति हुई, उसमें भी अपना कोई विशेष योगदान नहीं दिया। ना हमारे पास इंडिया का कोई भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। लेकिन अब अगर हम एआई की बस को भी मिस कर देते हैं, तो हमारे हाथ से जो हमारे गोल है विश्व गुरु बनने का या एक सुपर पावर बनने का, वो काफ़ी दूर हो जाएगा। हमने इतनी समस्याओं को सुना, लेकिन अब इसके बाद इसका इलाज क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ सोचते हैं कि अगर क्या दिक्कत है, यूएसए का मार्केट चला भी जाएगा तो इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है ना, हम देख लेंगे। नहीं, ये गलत बात है। भारत को यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो केवल 13 नेशंस ऐसे हैं, 13 इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जो 7% या उससे ज़्यादा पे ग्रो की हैं, ठीक है? 25 सालों से ज़्यादा के लिए। उन सब में सिर्फ़ एक ही बात कॉमन थी और वो ये थी कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। आप केवल अपने डोमेस्टिक मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट, खासकर आपका जब इतना बड़ा मतलब देश हो, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएँगे लंबे समय के लिए। तो भारत को यह देखना पड़ेगा कि उसकी डाइवर्सिफ़िकेशन जो एक्सपोर्ट मार्केट की, वो कैसे हो सकती है अगर यूएस नहीं है। साथ ही ये बताएँगे कि यूएस नहीं है कि पूरी दुनिया यूएस ही है। अगर इम्पोर्ट मार्केट की बात की जाए, तो दुनिया में जो यूएस है, वो केवल 15% शेयर रखता है। अगर आप दुनिया भर के इम्पोर्ट देखेंगे, तो 15%, मतलब 85% में अभी भी हमारे पास जगह है। लेकिन उसके लिए हमको फाइट करना होगा चाइना जैसे देशों से, ठीक है? उसको देखना पड़ेगा। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में मैं पहले भी कहता हूँ कि मास्टर है चाइना, और भारत को देखें कि तो दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, उसमें भारत केवल 2% रखता है। भारत जैसा प्रतिभावान देश, उसके लिए काफ़ी बहुत बेइज्जती वाली बात है कि हम जो दुनिया में जितनी भी सामान बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें केवल 2% हमारा शेयर हो। हमें और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होने की आवश्यकता है, तभी हम इकोनॉमिक रूप से कॉम्पिटिटिव हो पाएँगे। हमें बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म करने होंगे हमें लैंड में, लेबर में, पावर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, या यूँ कहूँ कि हमें अपने पूरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफ़ॉर्म करने पड़ेंगे। सरकार ने जो जीएसटी की सिम्प्लिफिकेशन की या फिर एक कमिटी बनाई डीरेगुलेशन के लिए, वो इसी कदम में एक प्रयास है। इसके साथ ही हमें कैपिटल लेबर रेशियो को सुधारने की ज़रूरत है। हमें उनके एजुकेशन, हेल्थ और खासकर स्किल पे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है।
अगर हमारा कैपिटल लेबर रेशियो सुधर सकता है, तभी हम बोल पाएँगे कि भारत में जॉब सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ेगी। साथ ही इन सभी के साथ हमें री-स्किलिंग पे, रीट्रेनिंग पे और कंटिन्यूइंग एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर पाएगी, प्राइवेट सेक्टर्स को भी आना पड़ेगा। साथ ही हमें एज़ अ जनता ये समझना पड़ेगी कि जैसे हमें महतारी वंदन योजना, ये जो फ्रीबीज़ मिल रही है, मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा कि इन पैसों से हमारी क्या चीज़ें नुकसान हो रही है। सरकार इन चीज़ों को, इन पैसों को बचाकर किसी अच्छी चीज़ में लगा सकती है, उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट कर सकती है स्किल काम में। जब हम अगली बार किसी को वोट देने जाएँ या कहीं समझ में और कोई मतलब पार्टी हमें बोले कि एमएसपी हम बढ़ाएँगे, तो आप समझिए कि उसके बदले वह आपसे क्या छीन रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपने समझा कि जब हम भारत की इकोनॉमी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने ये भी समझा कि जब यूएसए और चाइना ट्रेड वॉर करेंगे तो उसमें भारत और बाकी जो दुनिया के इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उनके सामने क्या चैलेंजेस आएँगे। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? आपके विचार बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप अपने विचार बताइए और साथ ही साथ हम मेरे पिछले वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि चाइना के साथ ट्रेड करने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन, मैं हूँ सागर, एंड हैव अ नाइस डे।